लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं युग्मक जनन। हिंदी में लिख दूं, युग्मक जनन। युग्मक क्या होते हैं और युग्मक कैसे बनते हैं, यहाँ पे हम वो सीखेंगे। क्लियर? तो युग्मक जनन में देखो बेटा, युग्मक जनन में नर और मादा, नर और मादा दोनों में ही युग्मक बनते हैं। यदि हम नर में बात करें तो नर में बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? नर में बनता है शुक्राणु। और यदि हम मादा की बात करें तो मादा में बनता है अंडा या अंडाणु। क्लियर? शुक्राणु को हम बोलेंगे स्पर्म और अंडाणु को हम बोलेंगे एग। अब आप देखो कि जो युग्मक जनन होता है वो क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ी, समझ गए? तो सुनो मेरी बात। नर में, मेल में जो मेल के कैरेक्टर को कैरी करता है वो होता है युग्मक। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, है ना? फीमेल में जो फीमेल कैरेक्टर को कैरी करता है वो होता है अंडाणु। मेरी बात सुनो, यदि मैं बना हूं इसका मतलब ये है कि मेरे पापा का शुक्राणु और मम्मी के अंडाणु दोनों आपस में मिले तब मैं बना। उसके बाद मैं 9 महीने तक मम्मी के पेट में रहा। उस 9 महीनों के दौरान पे हमारी बॉडी में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। हमारी बॉडी बनती गई, धीरे 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 बनती गई और बाई क्रोमोसोम था जिस वजह से अपन क्या बन गए? लड़के। अब सुनो, यदि अपन को ये बोला जाए कि यार युग्मक की परिभाषा क्या है, युग्मक है क्या, तो अब युग्मक को जानने के लिए जब हम शुक्राणु वाला चीज पढ़ेंगे ना बेटा, तो यहां पे हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। मतलब शुक्राणु बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। आपके एग्जाम में आता है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडा बनने की प्रोसेस को बोलेंगे अंडाणु जनन। इंग्लिश में हम बोलेंगे oogenesis। क्लियर हुआ? तो आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन कि नर में शुक्राणु कहाँ बनता है और उसकी क्या जरूरत होती है, सारी चीजें समझेंगे। क्लियर? तो चलो अब अपन हेडिंग डालते हैं शुक्राणु जनन। तो यदि अपन बात करें युग्मक जनन में, यदि अपन बात करें युग्मक जनन में, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन। मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे क्या बनता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ऐसी प्रोसेस जहां क्या बनता है? स्पर्म। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्पर्म को क्यों बना, उसकी क्या जरूरत पड़ी। तो देखो, जो शुक्राणु होता है ना, ये मेल वाले कैरेक्टर को कैरी करता है। जो शुक्राणु होता है वो मेल वाले कैरेक्टर मतलब नर वाले कैरेक्टर को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? क्योंकि इसके पास होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। यदि किसी इंसान में स्पर्म ना हो तो वो आगे फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होगी, वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आप समझिएगा कि नर में शुक्राणु कहाँ होता है और ये कैसे बनता है, सारी चीजें हम समझेंगे। क्लियर? तो यदि हम बात करें कि जो शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है, शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है टेस्टिस में। किसमें होती है शुक्राणु जनन की प्रोसेस? टेस्टिस में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। अब वृषण की पोजीशन कहाँ होती है? तो मैंने बताया था कि जो वृषण होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये कमर है, ये कमर वाली पार्ट है और ये दोनों पैर हैं। दोनों पैर के बीच में एक ऐसी थैली जैसी संरचना होती है। इस थैली को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश। इसको क्या बोलते हैं? वृषण कोश।
स्क्रोटम सैक। इस वृषण कोश के अंदर ऐसे दो एग लाइक अंडे जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं टेस्टिस। क्लियर। अब जब हम इस टेस्टिस को काट के बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बना था, इसमें दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड है। जो ये टेस्टिस है ये एक्चुअल में कुछ ऐसी है, और इस टेस्टिस के अंदर, इस वृषण के अंदर इस तरह की छोटी छोटी पाइप लाइक संरचना है। ऐसे लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल के अंदर इस तरह से कितनी 700 से 1000 ऐसे पाइप जैसी संरचना है, और इन पाइप को हम बोलते हैं ST, शॉर्ट में याद रखो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है क्या? स्पर्म, शुक्राणु। और शुक्राणु की वजह से ही दुनिया चल रही है। यदि धरती से शुक्राणु को हटा दिया जाए या अंडाणु को हटा दिया जाए तो कोई भी नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि नया बच्चा तभी पैदा होगा जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे। जब शुक्राणु मिलेगा ही नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। शुक्राणु के लिए एक और अच्छी चीज, यदि हम बात करें तो जो अंडाणु होता है एक लिमिटेड समय के लिए होता है। अंडाणु जो अंडे होते हैं लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब से बनना शुरू होता है शुक्राणु तब से कंटिन्यू पूरी लाइफ टाइम बनता रहता है, लेकिन अंडाणु में ऐसा नहीं होता। तो शुक्राणु का नंबर इनफाइनाइट है। अब शुक्राणु बना कहाँ पे? शुक्राणु बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया। दोनों पैर के बीच में थैली लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम सैक। इस थैली में टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस के अंदर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ? आओ अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना भैया, इनमें ऐसा क्या है कि ये सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं इनमें ऐसा क्या है कि शुक्राणु बन जाता है। हमारे नॉर्मल बॉडी में क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो टिश्यू यहाँ है, जैसे मान लो कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अंदर वाली परत है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसे थोड़ी पानी दे दो, नहीं दोगी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा क्या है अंदर बताओ? इस तरह से तो हमारी बॉडी में और भी कई जगह पे पाइप होंगी। आइए, यदि हम बात करें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इस तरह के उसके अंदर वाली परत पे, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये पूरी ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल के अंदर दोनों साइड एक परत है, ऐसे डिजाइनदार एक परत है। इस परत को हम बोलते हैं प्रीमोल्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? प्रीमोल्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। इसको हिंदी में बोलेंगे जननिक परत, मतलब वो वाली परत जो जनन कोशिका बनाएगी, और स्पर्म एक जनन कोशिका है। क्लियर? जिसको हम बोलेंगे प्रीमोल्डियल जर्मिनल एपिथीलियम, ये अंदर होती है। जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मेल वाले हार्मोन्स आना शुरू हो जाएंगे, मेल हार्मोन आना शुरू हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन आना, इसके अब ट्यूब के अंदर ये जैसे ही आना शुरू हो जाएंगे तो ये हार्मोन इन कोशिका के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो ये कोशिका ना बड़ी होने लगेंगी। कैसे होने लगेंगी? बड़ी होने लगेंगी। अब जब ये कोशिका बड़ी होंगी तो बढ़ के एक लिमिट के बाद टूट जाएंगी। हेलो, जैसे मान लो तुम्हारी नाक है, मैंने ऐसे पकड़ के खींचा तो एक लिमिट तक तो खींचेगी, फिर उसके बाद उसकी फुन्नी हाथ में आ गई। नहीं समझ में आया? आ जाएगी कि नहीं? तो हम इस कोशिका को ये हार्मोन्स की वजह से ऐसे खींची, जब लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। और ये कोशिका ऐसे टूट के यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी अलग अलग।
इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बन जाएंगी अलग अलग ये, और इन स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल देंगे? इनको हम बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया आगे डेवलप होके बना देंगी स्पर्म। हम शुक्राणु को स्पर्म बोलेंगे, चलेगा, है ना? तो ये वाली कोशिका, समझ में आया? ये वाली कोशिका आगे चल के क्या बना देगी? स्पर्म। और स्पर्म के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पर्म। कहाँ बना? उस पाइप के अंदर। उस पाइप के अंदर क्या था? ये वाली लेयर थी जिसको प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम बोलते थे, और उसने आगे डेवलप होके क्या बनाया? स्पर्म। समझ में आया यहाँ तक? अब हम पूरी प्रोसेस देखेंगे स्पर्म की, कि बीच में क्या हुआ, कैसे टूटी, कैसे बना, सब कुछ देखेंगे। क्लियर? तो देखो, जो ये वाली परत है, हेलो, जो ये वाली परत है ना, ऐसे सुंदर जो दिख रही है, ये जो ये वाली परत है, ये पाइप के अंदर वाली परत है। जैसे अपन ने पाइप बनाया था ना, ये पाइप बनाया था, तो पाइप के ये जो अंदर परत थी, ये वाली ये परत है, ये वाली जो परत है ना, पाइप के अंदर की परत है। अब ये पाइप में ना ऐसे ये सेल हैं, जो मैंने ऐसे सेल बनाया था ना, ये सेल हैं। ये सेल आगे टूट के, जब इनमें एक खिंचाव पैदा होगा, तो ये वाली सेल आगे टूट के, देखो आगे ये टूट के ये बना दिए स्पर्म। क्या बना दिए? तो इन सेल से इस स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा समझेंगे कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बना। तो ये पतली लेयर जो होती हैं, ये टूट के कैसे बनेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में बनेगा स्पर्म। और ये जो स्पर्म बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये ऐसे वो इंद्रधनुष चलाते तो तीर बन के नहीं जाता है, समझ गए? तो ये क्या है? ये स्पर्म है ना? ये यही वाला होता है जो मेल के सारे कैरेक्टर को अपने अंदर कैरी करके रखता है। ये इसका बाहर से डायग्राम है, इसके अंदर का भी डायग्राम देखेंगे। क्लियर? तो ये क्या है? चल रहा है नहीं? हाँ, तो चलते, ये रुकता कभी नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है। कहाँ गया? हाँ, क्या ले लेते हैं? सेमनीफेरस। अब जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम में ये आएगा भी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ले लिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पे होती हैं कोशिकाएं, यहाँ होती हैं कोशिकाएं, और इन कोशिका को हम कोई सी एक कोशिका तोड़ लेंगे। अब बोलेंगे प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलेंगे? प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम। ये जो प्रीमोर्डियल जर्मिनल इपिथीलियम है, इसका न्यूक्लियस होता है 2n। 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर। कितने? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2n, यानी द्विगुणित। क्या बोलते हैं? द्विगुणित। एक कोशिका के अंदर 2 होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। अब इस वाले सेल में क्या होगा? ये सेल थोड़ी सी बड़ी होगी, और ये देखो कुछ ऐसी हो गई। तो ये, अब हम इसको बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में होगा बेटा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस एक ऐसी क्रिया होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन में इसी तरह की सेम टू सेम 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिका बनेगी? 2 कोशिका बनेगी। 2 में से मैं कोई एक लेके स्टडी करता हूं। क्लियर? तो चलो हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं, और समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनेगी, और इसका हमारा स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो सेम टू सेम इस तरह की 2 कोशिका बनेगी, और हम इसको बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? अब इसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन।
पहले क्या हुआ था, समसूत्री, लिख दो यहां पे, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जैसा न्यूक्लियस इसका था सेम टू सेम इसका न्यूक्लियस, अब यहां पे होगा अर्ध सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में इसके न्यूक्लियस हो जाएंगे बेटा आधे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मतलब हम इसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। इसमें 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, न्यूक्लियस हो जाएगा आधा। हेलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे न्यूक्लियस 2n था, समझना। जब समसूत्री, सम मतलब क्या होता है, समान, तो जब समसूत्री विभाजन हुआ तो न्यूक्लियस सेम था, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो न्यूक्लियस आधा हो गया। ये न्यूक्लियस आधा हो गया, कुछ देखो ऐसे है ना, यहां से 2n से nn हो गया। अब इनमें फिर से होगा अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस सेकेंड, और जो मियोसिस सेकेंड होता है वो माइटोसिस जैसे होता है। जो मियोसिस सेकेंड होता है वो माइटोसिस जैसे होता है, मतलब ये विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाएंगी, ये विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाएंगी, 1 2 1 2। बट इसका जो n है तो n/2 नहीं होगा, क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड है वो किसके जैसा है, माइटोसिस जैसे। तो माइटोसिस जैसे मतलब न्यूक्लियस वही होगा जो उसके पेरेंटल सेल का था, जो इसका न्यूक्लियस था इसका भी न्यूक्लियस वही होगा। समझ गए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड। क्या बना, स्पर्मेटिड। अब इन स्पर्मेटिड में मतलब इनमें मैच्यूरेशन होगा, क्या होगा, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे परिपक्वन। देखो यहां पे ये कोशिका बड़ी हुई, कोशिकाएं जब बड़ी हुई तो हम इसको बोलेंगे मल्टीपल फेज। क्या बोलेंगे, पहला होगा मल्टीपल फेज, दूसरा ये इससे बड़ी हो गई तो बड़े को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ, ग्रोथ फेज। ग्रोथ से अब ये देखो परिपक्व हो गई तो हम इसको बोलेंगे परिपक्वन, मैच्यूरेशन अवस्था, परिपक्वन फेज। और ये जो स्पर्मेटिड है क्या बन जाएंगे, अब स्पर्म। क्या बन जाएंगे, तो ये स्पर्म कुछ ऐसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे स्पर्म बन जाएंगे। ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस क्या होती है, शुक्राणु जनन। क्या होती है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में क्या होता है, तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ये इनमें पहले होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये टूट टूट के बहुत सारी, टूटने को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, टूटने को, तो टूट टूट के बहुत सारी हो गई तो मल्टीपल। इनमें से किसी एक में हुआ वृद्धि तो ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिससे 2n से nn बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस सेकेंड और क्या बन गई, स्पर्मेटिड, है ना। क्या बन गई, स्पर्मेटिड, और क्या बन गए फाइनली स्पर्म। तो हमको क्या बनाना था, स्पर्म। कहाँ से बनाना था स्पर्म, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनाना था, स्पर्म। तो ये हो गया हमारा स्पर्म। अब इसको अपन समझने के लिए देखो परिभाषा लेंगे इसकी। क्या लिखा हुआ है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। क्या लिखा है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ 2n था, यहाँ से बन गया n और n, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लिखा भैया 2n, यहाँ देखो nn। फिर हुआ मियोसिस सेकेंड, इन 2 से 4 कोशिकाएं बन गई और चारों n हैं स्पर्मेटिड, और फिर से इनमें हुआ मैच्यूरेशन और मैच्योर होके देखो 4 स्पर्म बन गए। यही तो सिखाया मैंने, यही ना सिखाया।
कि अपनी देखो इसके पहले भी तो मैंने बता दिया प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में क्या क्या हुआ सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कि वृषण के शुक्राणु जनन नलिका में आदि बीजाणु कोशिका प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ये यहाँ समझ में आएगा तो चलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लिख लेना। वृषण के शुक्राणु नलिका में आदि बीजाणु कोशिका से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्लियर। फिर इस प्रक्रिया में आदि बीजाणु कोशिका बार बार विभाजित होकर दुगुणित शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। अभी बनाया था स्पर्मेटोगोनिया मैंने, बनाती है ये कोशिकाएं फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं में परिवर्तित होती है, प्राथमिक जो है सेकेंडरी में परिवर्तित होती है, सेकेंडरी जो है क्या बनाती है, स्पर्म। तो ये हो जाएगा हमारा शुक्राणु जनन की परिभाषा। क्लियर। जो मैंने समझाया वही ये थ्योरी लिखी हुई है पूरी की पूरी, समझ गए। जैसे प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह कोशिका बड़ी या विभाजित होती है। क्लियर। ये सारे पॉइंट वही जो मैंने समझा दिया। इसमें कुछ हार्मोन्स का भी रोल होता है, ये थ्योरी आप पूरा का पूरा लिख लोगे। अभी मैं हार्मोन वाली पूरी एक्टिविटी समझा दूंगा। क्लियर। उसके बाद देखो ये शुक्राणु की संरचना क्या बनाइए, शुक्राणु की संरचना। ये वाला पार्ट जो है हेड वाला पार्ट होता है, ये मिडिल पीस वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट होता है। क्लियर हुआ। तो ये भी आप बना लोगे।